नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है सच्चाई। लिखा है अनजान ने। आइए कहानी शुरू करते हैं। 2 दिन बाद मीरा का ब्याह है। आज आंगन में मंडप सजाया जा रहा है। बांस बांधे जा चुके हैं। बांसों के ऊपर छाया के लिए हरी टहनियां तोड़कर रखी जा रही है। घर के बड़े दामाद अजीत हंस रहे हैं। मंडप की ऊंचाई कुछ अधिक रखी है ना। दूल्हा लंबा है, ऊपर से मोर भी तो बंधेगा। कहीं कमर झुकाकर फेरे न लेने पड़ जाए बेचारे को। सुनकर हंसी की फुलझड़ियां छूट गई। तभी बड़ी सलज रेखा ने अजीत की पीठ पर हल्दी से सने हाथ का छापा बना दिया। अजीत रेखा के पीछे दौड़े। कुर्ता खराब कर दिया भाभी, पूरे पैसे गिना लूंगा। हाँ, फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी डॉक्टर साहब। खिलखिलाकर रेखा हंस रही है। उधर पीठ पर हल्दी के धौल पड़ रहे हैं तो दूसरा तरफ ढोलक पर थाप। ट्यूबलाइटें लग चुकी है। आंगन दूधिया प्रकाश से जगमगा रहा है। बच्चों की टोली एक तरफ बिछाए गए गद्दों में गुलांटियां खा रही है। आंगन के एक निरापद कोने में बड़े से चूल्हे पर घर की मझली बहू छाया पूरियां तल रही हैं। रिश्तेदार एकत्र हो गए हैं। इतने लोगों की रसोई उसे ही तो बनानी है। हलवाई तो कल से लगेगा। बड़ा बेटा बहू राकेश और रेखा, छोटे बेटा बहू विवेक और मीता, बड़े बेटी दामाद रानी और अजीत, मझले बेटी दामाद अनु सुमित आज सुबह ही पहुंच चुके हैं। अम्मा जगनमगन है। सबसे छोटी बेटी मीरा के हाथ पीले करके दायित्व मुक्ति का संतोष उनके चेहरे से स्पष्ट झलक रहा है। बाबूजी आगंतुकों में व्यस्त हैं और अम्मा कमर पर हाथ धरे आंगन में डोलती फिर रही हैं, आदेश निर्देश दे रही हैं। मीता भीड़भाड़ है। तुम्हारा बच्चा 5 ही महीने का है, काम में न जुट जाना, उसे देखना। अपने लाडली ननद के ब्याह में मुझसे खाली बैठा जाएगा क्या माँ? बच्चा पहले, काम तो होता रहेगा। मीता ने मुक्ति की सांस ली। और हाँ रेखा, कल मीरा के हाथ पैर में मेहंदी तुम्हें ही लगानी है। इसे ब्यूटी पार्लर भी ले जाओगी ना? मेकअप का सामान भी खरीदना है। तुम सामान खरीदना खूब जानती हो। इसके सैंडल तो अभी तक नहीं आए। अम्मा मैं सब कर दूंगी, कोई कसर नहीं उठा रखूंगी। क्यों फिक्र करती हो? रेखा को बाजार भेज दिया जाए तो वह पूरा बाजार खंगाल कर दिन अस्त होने पर ही पधारती है। अपना रुचि का काम पाकर वह खुश हो गई। अरे रानी, अनु, तनिक सुनो तो, अभी कई जगह कार्ड भी नहीं बटे हैं। कल सुबह तुम लोग नहा धोकर निकल जाना। अभी तक कार्ड नहीं बटे? अम्मा यहाँ का काम तो बड़ा ढीला पोला है। रानी ने कपाल पर हाथ मारा। सब राम भरोसे चल रहा है बिटिया। रवि और छाया तो ऐसे निठल्ले हैं कि इनसे कोई काम ही नहीं होता। अब तुम सब लोग आ गए हो, सबका योगदान रहेगा तो मीरा राजी खुशी विदा हो जाएगी। अम्मा ने दुखड़ा रोया। निठल्लेपन से उन्हें रवि की याद आई। हाय नारायण, रवि मीरा के गद्दे रजाई में रुई भरवाने गया था, अभी तक नहीं लौटा। जहाँ जाता है चिपक जाता है। पनीर का ऑर्डर देने कब जाएगा? इतना दिमाग तो है नहीं कि उसी तरफ से ये काम भी करता है। तभी राकेश ने गुहार लगाई। अम्मा मैं फ्रिज ले आया, बताओ कहाँ रखवा दूं? और ये टीवी ओनिडा का है। अम्मा भाव विवल हो फ्रिज और टीवी पर अपनी खुरदरी उंगलियां फेरने लगी। कहाँ सोचा था उन्होंने कि मीरा को इतना कुछ दे पाएंगी। राकेश और विवेक ने आकर सब संभाल लिया। राकेश थानेदार है, विवेक इंजीनियर और एक है श्रीमान रवि शुक्ला, प्राइवेट स्कूल्स के शिक्षक। अम्मा की तो लुटिया ही डुबो दी इन्होंने। शेष कसर पूरी कर दी छाया ने। न सूरत, न शक्ल, न दहेज। रवि अपनी साधारण पत्नी से संतुष्ट है तो रहे, अम्मा कैसे संतुष्ट हो जाए? उन्हें अच्छे बुरे की परख है, इसलिए रवि और छाया पर दृष्टि पड़ते ही मुख मुद्रा उनकी विकृत हो जाती है। वे निकट खड़ी बुआ को बताने लगी। राकेश फ्रिज दे रहा है, विवेक कलर टीवी। अभी जाने कितना खर्चा होगा बेचारों का। अनु गर्व से बताने लगी। मैं तो स्टीरियो सिस्टम दे रही हूँ। हैसियत तो इतनी नहीं है, पर मीरा का ब्याह क्या बार बार होगा हमारी? सच्ची, मैं तो डाइनिंग टेबल दिए दे रही हूँ। अरे देने का दिल होना चाहिए, दिल। रानी ने दाएं हाथ से 2 बार सीना ठोका। और छाया क्या दे रही है? बुआ पूछने लगी। देगी क्या? एक चादर तो काढ़ रही थी, कहती है रेशम की कढ़ाई है। पता नहीं क्या है ये रेशम की कढ़ाई। इतना भारी योगदान? अनु ने आंखें फैलाई तो आंगन में एक बार फिर
ठहाके गूंज उठे। ये ठहाके पूरियां सेंकती छाया के कानों में भी पड़े तो हाथ में पकड़ी पूरी छन्न से कढ़ाई में जा गिरी और तेल उछलकर उसकी कलाई पर भी पड़ गया। फफोले निकल आए। वह आह भरकर रह गई। इस घर में उसकी पीड़ा समझने वाला कोई नहीं है। रवि से कितना कहा, कोई बड़ा आइटम दे दो, कहीं से कुछ ऋण ही ले लो। वे अड़ गए। श्रमदान कर तो रहा हूं, और क्या करूं? महीना भर से झोला लटकाए बाजार दौड़ रहा हूं। तुम अचार, बड़ी, पापड़, साड़ी के फॉल में माथा पच्ची कर रहे हो। ये क्या कुछ नहीं है? नहीं नहीं, योगदान वो अच्छा जो ऊपर से भी दिखे। छाया बोली। ना दिखे? मैं ऋण नहीं लूंगा, यानी नहीं लूंगा, बस। न ले, सुना है तो उसे जा रहा है कि नहीं? खुद तो सुबह से ना जाने कहाँ गायब है। फिर सच तो ये है कि उसे स्वयं भी चादर देने में लज्जा आ ही रही है। वह चादर के साथ में एक साड़ी जो उसे मामा जी के घर से मिली है और दे देगी, और एक जोड़ी पायल भी। अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। अम्मा जी, आज चाय वाय मिलेगी या नहीं? पुरुषों के समूह से अजीत का सर उभरा। अरे अभी बनवाती हूँ ना, कहकर अम्मा अपने स्थान पर खड़ी खड़ी छाया से बोली। छाया, तनिक उठ जा, हाथ पैर चला। सब सुबह से काम में लगे और तुझे इतना होश नहीं कि चाय बना दूं। चल, बाकी पूरियां बाद में सेकना। छाया की विचार श्रृंखला टूटी। सिटपिटा कर बोली। कितने कप बनाऊं अम्मा? 15-20 कप। और कितना? चाय हम भी पियेंगे। हम भी, हम भी, बच्चे उचक उचक कर कहने लगे। वैसे तो ये लोग चाय पीते नहीं, पर आज पी लेंगे आधा आधा कप। 2-4 रोज मौज मार ले। रेखा का समर्थन मिल गया तो बच्चे नारेबाजी करने लगे। रेखा मामी जिंदाबाद, रेखा मामी जिंदाबाद, रेखा दीदी अमर रहे। अम्मा वानर सेना का कोरस सुनकर लोटपोट हो गई। आगंतुकों के बीच बैठे बाबूजी का उत्साह समुद्र सा ठाठे मार रहा है। बार बार दोहरा रहे। गौरव वकील है, बड़े भले लोग हैं, दान दहेज की मांग नहीं की। बोले जो इच्छा हो दे दीजिए। लेकिन मेरा है बड़ी भाग्यवान जो इतना अच्छा घर वर मिल रहा है। समझ लीजिए घर बैठे रिश्ता आ गया। रवि की खोज में बाबूजी कैसा मुंह फाड़ कर कह रहे हैं कि घर बैठे रिश्ता आ गया। जिस लाडली के लिए कहते न आगाते थे कि अपनी इस बच्ची को बड़े ठाट बाट से विदा करूंगा, ऐसी सुंदर उच्च शिक्षिता कन्या के तो घर बैठे रिश्ते आएंगे। उसी रूपवती कन्या के लिए वर ढूंढने निकले तो जूते घिस गए। जहां भी जाते दहेज पर बात अटक जाती। बाबूजी नैराश्य की गहरी घाटी में लुढ़कते ही चले जाते यदि रवि अपनी कर्मठ भुजा बढ़ाकर उन्हें ऊपर न खींच लेता। छाया के साथ उसके मामा की पुत्री के वैवाहिक आयोजन से लौटा तो गौरव मिश्र का प्रसंग उसके मस्तिष्क में छाया हुआ था। बाबूजी, आयोजन में गौरव आया था। अभी अभी सिविल वकील हुआ है। आप पत्र व्यवहार कीजिए, मैं पता ले आया हूँ। हाँ बाबूजी, लड़का बहुत अच्छा है। मुझे लगता है यहाँ बात बन जाएगी। गौरव के पिता नहीं हैं, बस माँ और विवाहिता बहन सीमा है। छाया ने भी पति का अनुमोदन किया। बाबूजी को अपने इस निठल्ले बहू बेटे की बात पर विश्वास तो न था, लेकिन वे ऐसे कृपण भी न थे कि एक अंतर्देशीय पर व्यय न करते। आशा पत्रोत्तर की भी न थी, और कहाँ गौरव ने मीरा को देखते ही तिथि भी लिख भेजी। अविश्वास से अम्मा का मुंह फटा रह गया। आनन फानन में राकेश रेखा को बुलवा लिया गया। छाया रसोई संभाल लेगी, कोई बाहर का संभालने वाला भी चाहिए। और फिर छाया और रवि को बड़े लोगों के बीच बैठने का शौर भी तो नहीं। राकेश रेखा संभाल लेंगे। पहला प्रभाव बड़ा अच्छा पड़ना चाहिए। रेखा ने अपनी बहुमूल्य गुलाबी साड़ी और सफेद मोतियों का सेट पहना दिया मीरा को। घर की सामान्य स्थिति से विक्षुब्ध बाबूजी के मुख पर मीरा को देखकर तनिक उत्साह जागा, जैसे हारी बाजी जीतने के आसार दिख रहे हों। गौरव प्राय चुप रहा। उसकी माँ ने ही सामान्य वार्तालाप किया। ये मेजपोश किसने काढ़ा है? मीरा ने। अम्मा तपाक से बोली। और ये मठरी, भुजिया, शक्करपारे, हलवा, ये बाजार के तो नहीं लगते हैं? नहीं जी, मीरा ने ही बनाए हैं। अम्मा के झूठ पर मीरा की झुकी हुई गर्दन और झुक गई। लगा जिस छाया को सदा नेपथ्य में रखे जाने का प्रयास किया जाता है वह इस कक्ष में उपस्थित है। मीरा की सहेलियां आई। छाया भीतर चाय नाश्ता बना रही थी और सहेलियों से रेखा मेहता को मिलवाया जा रहा था। दोनों भाभियां बड़ी पढ़ी लिखी हैं, स्मार्ट हैं, बड़े घर की हैं। और छाया,
बखान के लिए कोई सुदृढ़ पृष्ठभूमि तो हो। शिक्षा सामान्य, रंग रूप सामान्य, मीरा पसंद कर ली गई। बात चुटकियों में बनते देखकर बाबूजी तो हतप्रभ थे, अभिभूत भी और चमत्कृत भी थे। विवाह का मुहूर्त जल्दी का निकला। अम्मा के हाथ पैर फूलने लगे, किंतु छाया ने बड़ी दक्षता से सारी जिम्मेदारी उठा ली। रवि आड़त, हलवाई, सुनार, टेंट हाउस के चक्कर काटने लगा। छाया अचार, पापड़, बड़ी, चिप्स, चादर तैयार करने में संलग्न हो गई। कितनी दुकानें देखकर तो कपड़े का चुनाव कर पाई थी। गुलाबी चादर में टंगे काले कपड़े के फूल। अपने निर्माण पर मुग्ध थी छाया। दूसरे दिन सुबह से मंत्र पूजा की तैयारी होने लगी। राकेश और विवेक लाइट अरेंजमेंट और पंडाल की व्यवस्था देख रहे थे। दामाद तो ऐसे अवसरों पर ठाठ भोगने ही आते हैं। अधिक से अधिक व्यवहार में आने वालों लिफाफों और उपहारों की सार संभाल कर देंगे। बस इससे अधिक थोड़ी। किसने क्या दिया इसकी सूची बना देंगे। रेखा मीरा को लेकर ब्यूटी पार्लर खिसक गई। दोनों जीजिया कार्ड बांटने चली गई। मीता के कंधे पर नन्हे शिशु का भार था। ऊपर से जेठानी और ननदे अपने बच्चों को नहलाने धुलाने और नाश्ता देने का बृहद काम उसे ही सौंप गई थी। एक छाया ही बचती थी। नहा धोकर पाकशाला में घुसने लगी, तभी उसे ध्यान आया, अभी चादर, साड़ी, पायल अम्मा को दे दे तो वे सहज कर मीरा के बैग में रख देंगी। फिर उसे रसोई से अवकाश नहीं मिलेगा। वह तत्परता से सामान निकाल लाई। अम्मा, ये मीरा को दे रही हूँ। देखो ठीक तो है ना? मन तो बहुत कुछ देने को है, पर पर अब हैसियत न सुना अपनी, ये भी रख ले। मीरा के लिए कमी नहीं है। अम्मा ने अपना प्रक्षेपास्त्र दागा। एक रेखा और मीता है। ननद के लिए खर्च किए बिना इनसे रहा नहीं जाता। भाई ये तू ये भी रख ले, मैं निठल्लों से आशा नहीं रखती। छाया दीनता की मूर्ति बनी कुछ देर सामान लिए खड़ी रही, फिर अम्मा के सामने रखकर रसोई में चली गई। सांझ घिरते तक रेखा और मीता मीरा के हाथों में मेहंदी लगाने बैठ गई। लगे हाथ अपने भी हाथ रचा लिए। बच्चों के हाथों में बेल बूटे सच गए। अम्मा ने छाया को पहले ही समझा दिया था, छाया तू मेहंदी रचा के न बैठ जाना, काम बहुत है। तू यहाँ रहती है, तुझे ही मालूम है कौन सी चीज कहाँ रखी है। मेहंदी घुली रखी रहेगी, विदा के बाद लगा लेना। विवाह के दिन छाया चक्कर गिनने से घूमती रही। उधर रवि शाम 5 बजे तक भी नहीं नहा पाया था। उसको मैला कुर्ता पजामा पहने देखकर छाया बोली थी, नहा लो, शेव कर लो, धुले वस्त्र तो पहन लो। राकेश भैया और विवेक भैया को देखो कैसे बने ठने हैं। अरे हमारा सजना धजना कौन देखेगा? लड़की का भाई हूँ, दूल्हे का मित्र नहीं जो सुबह से सूट टाई बांधने लगूं। अम्मा फिर बीच में कूद पड़ी। हाँ हाँ, फिर ये कैसे पता चलेगा कि तुमने बहन के ब्याह में खूब काम किया है? जाओ, तनिक हुलिया सुधार लो। बारात में बड़े बड़े अफसर लोग आ रहे हैं। और छाया, तू अब तक बाल छितराए घूम रही है। जा, तैयार हो जा झटपट। अपनी ननंदों जिठानियों से कुछ तो गुण सीख। सब तैयार हो रही है पर तुझे कुछ परवाह नहीं। तेरे दोनों बच्चों को रानी ने तैयार कर दिया है, भूत बने घूम रहे थे। अम्मा एक और चली गई। छाया का जी चाहा यही बीच मंडप में धम्म से बैठ जाए और जी भरकर रो ले। वह भारी मन से हाथ मुंह धोने चली गई। जब तक बारात विदा नहीं हुई उसके पैर नहीं थमे। पुत्र को विदा करके रोती कलपती अम्मा एक कोने में ढह सी गई। रेखा, मीता, रानी, अनु अपने इधर उधर बिखरे कपड़े लत्ते, जूते चप्पलें सहजने बटोरने लगी। 1-2 दिन में उन्हें जाना होगा और फैले घर में सामान ढूंढना क्या कम श्रम साध्य होता है? रवि गुम हुए बाउल, चम्मच, गिलास ढूंढता फिरता रहा तो छाया बच गए किराने के सामान के गणित में लगी रही। बचा सामान वापस हो जाएगा तो ठीक होगा। भोजन बहुत बच गया था। मेहरी, नाइन, जमादारिन अभी आ डटी थी। छाया को ही माथा खपाना पड़ा। बाथरूम रगड़ना धोना था सो अलग। वहां इतनी फिसलन हो गई थी कि बाबूजी फिसलते फिसलते बचे। लापरवाही व सफाई पर बहुत देर तक बोलते रहे। उधर रात के गरिष्ठ भोजन से उकताए बुजुर्ग अतिथि ताजे दाल चावल खाने की इच्छा व्यक्त कर रहे थे। सुख दुख का अनुभव समेटे मीरा ससुराल पहुंची तो रात हो चुकी थी। परछन के बाद उसे घर के भीतर ले जाया गया। दूसरे दिन सुबह से कथा व भोज की तैयारी होने लगी। अफरा तफरी मची थी। पूरे गांव को भोज दिया जा रहा था। पंगत बैठ चुकी थी। तभी गौरव की माँ दांत पीसती हुई बोली, ये लो, अचार खत्म। अब क्या परोसे? अपना सिर? कहती थी ना बच्चों की पहुंच के ऊपर रखो बरनिया, पर यहाँ तो
4 दिन पहले से अचार खिलाया जा रहा है, अब तो अपनी नाक कट गई। सीमा फुसफुसाई, अम्मा, बहू के साथ अचार आया है, उसे क्यों नहीं परोसवा देती? अम्मा की जान में जान आई। कथा के बाद मीरा को जिस कमरे में बिठाया गया था, दहेज का सारा सामान वहीं ठुंसा था। अम्मा अचार की बर्नियां ढूंढती वहीं पहुंची। आम के अचार की बर्नी खोली। वाह, क्या बढ़िया खुशबू है। बहू छाया ने बनाया है अचार? जी हाँ, वो बहुत बढ़िया अचार बनाती है। सिंगाड़े का, सेम का, आलू का। उसका बस चले तो घास फूस का भी बना डाले। और ये पापड़ देखिए कितने पतले बने, उसी ने बनाए होंगे। बड़ी निपुण है छाया। अभी कुछ दिन पहले मामा के घर ब्याह में मिलना हुआ, तब उसकी फुर्ती देखी थी मैंने। सारा काम संभाले हुई थी। वरना आजकल के नातेदार अपने साज सज्जा और मेजबान की नुक्ताचीनी ही अधिक करते हैं। यही देख लो, काम कम हो रहा है तो वह अधिक मची है। अम्मा बरनी लेकर चली गई। मीरा के सामने प्रश्न चिन्ह छोड़ गई। ये लोग छाया भाभी को कैसे जानते हैं? उन्होंने तो कभी बताया नहीं कि इन लोगों से कुछ संबंध है। नववधु के संकोच के कारण वह किसी से इस विषय में पूछ न सकी। कहीं कह न दे तुम्हें यह भी नहीं मालूम। खाना खाने के बाद उसे नींद आ गई। सांझ ढले उसे सीमा ने जगाया। मीरा, पेटी से कोई चादर निकाल दो तो बिछा दो। तुम्हारा कमरा तैयार कर रही हूं ना। मीरा ने सीमा को बॉक्स की चाबी थमा दी। 2 बॉम्बे डाइंग की चादरें थी और एक छाया की दी हुई। सीमा ने वही गुलाबी चादर निकाल ली। कितनी सुंदर है। रेडीमेड है? नहीं, छाया भाभी ने बनाई है। कितनी सफाई है छाया के हाथों में। यहाँ भी उसके हाथ से सुई धागा छूटता नहीं था। सीमा चादर में टके फूलों को बारीकी से देखते हुए चादर लेकर चली गई। मीरा को रह रहकर क्रोध आ रहा था। छाया पर अजीब मूर्ख है, बस मुंह से बैठी रहेगी। बता नहीं सकती थी कि यहाँ उनका कैसा रिश्ता है। मीरा क्रोधावेश में बोल रही थी कि उन लोगों ने छाया को कुछ बताने का अवसर ही कब दिया था। वह तो सबकी सुन सकती है, बोल नहीं सकती। बोली कि व्यंग बाणों का मौलिक कोश खुल जाता था। वो और उसके मायके वाले हमेशा से ही दोयम दर्जे के प्राणी समझे गए। वो बेचारी कुछ बताती भी तो कैसे, और सुनता ही कौन। मीरा सुहाग कक्ष में ले जाई गई। देखा, सुहाग सेज पर बड़ी आन बान शान से वही गुलाबी चादर बिछी थी। मीरा को वितृष्णा सी हुई कि फ्रिज, टीवी और जहां देखो वहां यह चादर ही चादर दिख रही है। उसका जी चाहा इस 2 टके की चादर को खींचकर बिस्तर से हटा दे। गौरव कमरे में आया तो उसकी दृष्टि सबसे पहले चादर पर ही गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से आरंभ करे। वह चादर ही जैसे श्री गणेश करने का माध्यम बन गई। बड़ी सुंदर चादर है, सीमा दीदी बता रही थी कि छाया ने बनाई है। गठरी सी बनी मीरा ने स्वीकृति में गर्दन हिलाई। क्या मुसीबत है, सुहाग रात का श्री गणेश भी इस चादर के प्रसंग से हो रहा है। ओह, बहुत सुंदर चादर है। गौरव मीरा के निकट बैठकर चादर के फूलों पर हाथ फेरने लगा। पर छाया कहाँ अंतर्ध्यान थी, एक बार भी नहीं दिखी। तुम्हें देखने आया था तब भी नहीं, ब्याह में भी नहीं। कम पढ़ी लिखी है ना, इसलिए लोगों के सामने आने में झिझकती है। रेखा भाभी और मीता भाभी को ही बाहर का काम संभालना पड़ता है। यह छाया है ही झिझक वाली। बेचारी को आगे पढ़ने का अवसर नहीं मिला, वरना बुरे नंबर नहीं लाती थी। स्कूल में मैं और वो कुछ साल साथ साथ पढ़े हैं, कहकर उसने प्रसंग बदला। तुम्हारे रूप लावण्य और दहेज की खूब सराहना हो रही है। बाबू बाबूजी ने नाहक ही इतना कुछ दिख किया। उनकी आर्थिक स्थिति क्या हमसे छिपी है? सिर पर ऋण चढ़ा लिया होगा। नहीं तो मेरे राकेश भैया और विवेक भैया का भरपूर योगदान था। ऋण क्यों लेते? कैसा योगदान? फ्रिज राकेश भैया ने और टीवी विवेक भैया ने, स्टीरियो अनुज जी ने, और छाया ने। ये चादर देख तो रहे हो, यही दी है उन्होंने। उनसे इसके अधिक की उम्मीद हम करते भी नहीं। उनकी इतनी इतनी हैसियत नहीं है ना। मीरा ने स्वर को पर्याप्त नियंत्रित किया, पर व्यंग स्वर में उभर ही आया। गौरव कुछ देर अपनी सद्य परिणीता पत्नी को निहारता रहा। उसके बाद बोला, सबसे बड़ा योगदान तो छाया का ही है मीरा। वह मेरे दूर के रिश्ते की बहन है। रिश्ता तो ऐसा गहरा नहीं है, पर वह सबको अपना बना लेती है। परिश्रमी ऐसी है कि उसने कभी तुम लोगों को कभी शिकायत का अवसर भी नहीं दिया होगा। जिसके भी घर जाती है सारे काम संभाल लेती है।
अभी कुछ दिन पहले वो अपने पति के साथ अपने मामा की बेटी के विवाह में आई थी। मैं भी अम्मा को लेकर गया था। कितनी दुर्बल हो गई है छाया। हंसकर मुझसे कहने लगी थी, दुबली कैसे न हो जाऊं? गृहस्थी चलाना हंसी खेल नहीं है समझे बच्चों। अब तुम भी गृहस्थी बसा लो गौरव। कहो तो एक अच्छी सी लड़की बताऊं। मेरी ही ननंद है मीरा, रूपवती, गुणमती और बुद्धिमती। हाँ, लेकिन बाबूजी अधिक दहेज नहीं दे पाएंगे, वरना लड़की तो हीरा है, हीरा। जिसके घर जाएगी स्वर्ग बना देगी। तुम उसे एक बार देख लो तो मना नहीं कर पाओगे। मैंने पूछा था, तुम्हारी तरह निपुण है ना? तो कहने लगी, मैं तो उसके सामने कूड़ा करकट हूँ, उसे देख लो, वरना बाद में पछताओगे। और हाँ, दहेज के लिए लार न टपकाने लगना, वरना मैं द्वार से ही कह दूंगी, आगे जाओ बाबा। कहकर हंसने लगा था गौरव। ऐसी मस्खरी बातें करती हैं कि पूछो मत। छाया भाभी हास परिहास भी जानती है। मीरा चकित हो गई सुनकर। उसने तो उन्हें सदैव मरी बच्चिया के समान मुंह लटकाए ही देखा था। गौरव आगे बोला, छाया ने तुम्हारा ऐसा विस्तृत वर्णन किया कि मैं तुम्हें देख लेने का लोभ संवार न सका, और जब देखा तो देखते ही ढेर हो गया। पहली नजर में ही अपना दिल हार बैठा। लगा छाया ने तुम्हारा वर्णन ठीक ही किया था। और जब तुम्हारा बनाया मेजपोश देखा, गुजिया खाई, तो लगा जैसे मुझे मेरा अभिष्ट मिल गया। छाया ने तुम्हारे बाबूजी की आर्थिक स्थिति पहले ही बता दी थी, इसलिए दहेज मांगने का तो प्रश्न ही नहीं था। मीरा को जैसे काठ मार गया। जिह्वा तालू से उसकी चिपकी जा रही थी। गौरव ने निकट खिसक कर उसके प्रकंपित हाथ थाम लिए। ये क्या? इतना घबरा क्यों रही हो? मुझसे डर रही हो क्या? भाई, मैं बड़ा सज्जन व्यक्ति हूँ, एकदम सीधा सरल, निष्कपट, ग्रामीण परिवेश में पला बड़ा। इच्छा थी छाया जैसे सीधी सरल घरेलू पत्नी मिले, जो अपने दो दक्ष हाथों से मेरे घर को संवार दे। पत्नी चुनने के मापदंड प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। मुझे खुशी है कि तुम मेरे मापदंड में खरी उतरी हो। मीरा कुछ देर तक तो चुप बैठी रही, जैसे उसके शब्द ही विलुप्त हो गए हों। फिर देह की समस्त ऊर्जा कंठ में संग्रहित करके किसी प्रकार बोली, पर छाया भाभी ने कभी बताया नहीं कि इस विवाह के लिए उन्होंने प्रयास किया था। उसका छाया की श्रेय लेने की आदत ही नहीं है। उसने पत्र लिखकर मुझे भी मना किया था कि तुम्हें कुछ न बताऊं। कहीं तुम ये न समझ लो कि तुम्हें मैंने छाया के दबाव में आकर पसंद किया है। ऐसे निष्कपट, निष्कलुष, निस्वार्थ लोग भी हैं इस धरती पर। अब तो मीरा निरुत्तर हो गई। क्या कहती? भाभी की सारी चेष्टाएं हमारे घर में बुरी तरह असफल सिद्ध हुई है। क्या सच ऐसा ही हुआ है? क्या मेरी छाया भाभी वाकई इतनी काबिल और गुणी है? ये गौरव तो उसकी तारीफ पर तारीफ किए जा रहा है। हमने तो कभी उसमें ये सारे गुण देखे ही नहीं। कोई भी तो घर में उनसे प्रसन्न नहीं है। पत्नी को चुप देखकर गौरव मुस्कुराया। तुम सोच रही होगी, प्राणनाथ ये क्या ले बैठे? कितना सोचा था कम से कम आज की रात किसी अन्य का प्रसंग न उठाऊंगा, बस अपनी कहूंगा, तुम्हारी सुनूंगा। पर इस चादर ने सब गड़बड़ कर दिया। चादर देखी तो अनायास छाया की याद आ गई। गौरव अपनी बात समाप्त कर चुका था और मीरा अभी भी छाया भाभी के योगदान की समीक्षा में डूबी हुई थी। वह मन ही मन स्वयं को अपराध बोध से घिरा महसूस कर रही थी। अपने घर वालों के साथ उसने भी तो कई बार छाया भाभी की कितनी ही बार अवहेलना की। उसके घर वालों ने तो छाया भाभी की काबिलियत को पूरी तरह से नकार ही दिया था। फिर भी वह सबको अपना समझकर हर काम में सहयोग करती रही। मीरा को उस रात अपनी सभी गलतियों का एहसास हो चुका था। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह सुबह ही अम्मा और बाकी घर वालों को फोन करके भाभी के योगदान से अवगत कराएगी और साथ ही साथ भाभी से माफी भी मांगेगी। जरूर, हाँ, वह भाभी से माफी जरूर मांगेगी। आज उसे उसकी सच्चाई जो पता चल गई थी। तो मित्रों, अभी आप सुन रहे थे अनजान की लिखी हुई कहानी सच्चाई। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलती हूँ जल्दी ही आपसे दोबारा
एक बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।